जय हिंद आप सभी को। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। आज बड़ा ही शुभ दिन है शिव जी का। तो आप सभी को श्रावण मास की द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और देहात में जिसको श्रावण न बोल करके इसको सावन बोला जाता है, तो सभी के सावन महीना के बहुत द्वितीय सोमवार के बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आज मैं पता है यूट्यूब खोल के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था तो अपने चैनल का, तो उसमें मेरे को एक बच्चे ने पूछा कि सर, जो हिंदी वाला वीडियो था कि सर सिट डाउन को मतलब हिंदी में क्या कहते हैं और संस्कृत में। तो आप लोग बहुत अच्छे से आसानी से बोलोगे बैठना, लेकिन नहीं भाई, सिट डाउन को बैठना नहीं, हिंदी में मतलब विराजमान कहते हैं, विराजिए, ठीक है। और संस्कृत में कहे तो उपविश, या उपविश आओ बैठो, उपविश आओ बैठो, और उठस्थ यानी उठो। उपविश मतलब आओ, विराजो उठो बैठो, और उठस्थ मतलब आओ मतलब उठो, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगता था कि पहले शुरुआत में जब मैंने भी ये शब्द सुना था उपविश, तो मुझे भी यही शुरुआत में लगा था कि उपविश का अर्थ होगा कि उपविश का अर्थ होता है, मेरे को लगा कि उठो, उप, इसीलिए। लेकिन नहीं, उपविश यानी कि विराजमान होना, बैठना, ठीक। और हिंदी वाले वीडियो पर मैंने एक और कमेंट पढ़ा। कोई अंगिका श्री है, उन्होंने कमेंट किया कि इतना हिंदी के पीछे क्यों भाग रहे हो, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत आगे निकल चुकी है तो निकलने दो। जिस समय दुनिया पहनना ओढ़ना नहीं जानती थी, उस समय हमारी सिंधु सभ्यता बहुत अच्छे से फल फूल रही थी। सबसे पहली बात कि हम हिंदी के पीछे क्यों ना भागे। पहली तो ये हमारी मातृभाषा है। और हिंदी को छोड़िए, हमारे देश में पहले 29 राज्य थे, अब भी 28 राज्य हैं, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। मतलब सभी जगह मिला करके आदिवासी अपने भाषा को बोलते हैं, आदिवासी अपने भाषा को बोलते हैं, और वो अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं। उन्होंने कभी अपने जो जैसे ही देखते कि अपनी संस्कृति पर मतलब उनकी भाषा पर, उनकी संस्कृति पर कोई हावी हो रहा है, वो उनकी भाषा को नकार देते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, सबको बचा करके रखा है। अगर आप और किसी राज्यों में, जैसे अगर साउथ में आप दक्षिण में चले जाएं, तो वहाँ भी आपको जैसे बहुत से अभी भी वहाँ के लोग लुंगी पहनते, जैसे बिहार में भी पहनते। अब यहाँ पर आप देखिए कि वो अपनी भाषा को बचा के रखे, अपनी संस्कृति को भी बचा के रखें। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो अपनी भाषा को, हम अपनी संस्कृति को बचा के हमें भी अपनी संस्कृति को बचा के रखने का अधिकार है। तो हम क्यों नहीं बचाएं? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि आपको हिंदी भाषा से इतनी समस्याएं क्यों है? पता है, जब हम स्कूल में जाते थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि आ गया हिंदी का ज्ञान बांटने वाला। हम क्यों ना हिंदी का ज्ञान बांटें? आप अंग्रेजी का ज्ञान बांट रहे हैं, वो अच्छा है, लेकिन हम हिंदी का ज्ञान बांटे, वो खराब है। अब देखिए, आपको सीखना सभी भाषाओं का ज्ञान लेना है। आपको सीखना तमाम भाषाएं हैं। अर्थ ये है कि जैसे आप हिंदी सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश भी सीखिए, अंग्रेजी भी सीखिए, संस्कृत भी सीखिए। आप ऐसे भी 2 भाषा आप सीख रहे हैं तो ऐसे भी सीखिए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था ना, आपने सुना होगा, और जो बच्चे क्लास 8 में हैं, जो बच्चे क्लास 8 से 9th में चले गए हैं, उसमें सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन वाले चैप्टर में महात्मा गांधी ने कहा था, इंग्लिश एजुकेशन इंस्लेव्ड अस, अंग्रेजी शिक्षा में गुलाम बना देगी। वो बड़े दूरदर्शी विचारधारा के थे, और आज हो भी रहा है, क्योंकि आप अपने आप से देख रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा में कैसे गुलाम बना रही है। अब दूसरा बात, अगर आपको हिंदी से इतना ही समस्या है तो आपको इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपको अगर इस देश में रहना है तो जिस राज्य से आप हैं उस राज्य की भाषा को आपको अपनाना पड़ेगा, उसकी संस्कृति को आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे आपके भारत का परिचय जुड़ता है। अगर आप अपनी संस्कृति को
इस तरह से ठुकराएंगे, भाषा को इस तरीके से ठुकराएंगे, तो ये भारत के लिए एक गंभीर विषय हो जाएगा कि भारत देश में ऐसा हो रहा है और भारत देश की बदनामी होती है इस प्रकार से। अगर आपको हिंदी भाषा से इतना ही समस्या है तो आपको इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। आपको बात सुनो, अभी भारत में, इस भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यहाँ पर अगर आपके कोई संस्कृति का अगर आप विरोध करता है, आप आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपसे ये बोल दे कि आपका धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका धर्म, आप खुश हो जाते हो। अगर कोई कोई मान के चलो चीन का कोई आदमी आके कहता है कि जय श्री राम, नमस्ते, ठीक है, तो आपको बड़ा लगेगा, अरे तो हमारे यहाँ का मतलब संस्कृति ये कर रहा है, ऐसे है, हमारे यहाँ ये कर रहा है, मतलब वो एक तरीके से आपकी संस्कृति का ये करेगा, आप बहुत खुश, आपके धर्म का यही बोले आपका धर्म बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश। और वही अगर आपके भाषा पर वार करे, संस्कृति पर वार करे, तब आपको परेशानी होगी। अब मैं आपको कुछ कहानियाँ बताता हूँ कि कैसे भारत को बदला गया। और ये अभी भी कहते हैं कि हिंदी क्या पढ़ना, हिंदी क्यों नहीं हम पढ़े। आपको मातृभाषा, आपको पता है कि आप मान के चलो आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन मतलब जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषित जो लोग हैं वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आप जानते होंगे कि मतलब हिंदी अगर आप वहाँ पे उस राज्य के हैं तो आपको हिंदी में, हिंदी तो आपको आप जानते ही होंगे, लेकिन आपको उच्च स्पष्ट शुद्ध हिंदी बोलना अभी भी नहीं आता। हम आपको गिनवाते हैं। अगर आपको जल मांगना तो आप क्या मांगेंगे, या आपको प्यास लगी तो आप क्या करते हैं, आप पानी पीते हैं। अब देखो हम आपको बताते हैं कि कितने उर्दू शब्द, इंग्लिश की अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो तमाम शब्द आप अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश ही प्रयोग करते हो। हालांकि अच्छा है, लेकिन हमें अपनी भी संस्कृति को बनाए रखना है, हमें अपनी खुद भी सशक्त बनना है, हमें अपनी संस्कृति का मान भी बढ़ाना है। तो दोनों हमको लेके चलना है, हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हम आपको बताते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप अपने दैनिक जीवन में हिंदी की जगह उर्दू प्रयोग करते हो। पहली देखो, आपको जब भी प्यास लगती है आप बोलोगे मैं पानी क्या करते तो मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ, लेकिन पानी उर्दू शब्द है। जल हिंदी शब्द है। ये क्या है? ये कपड़ा है। कपड़ा उर्दू शब्द है, जल हिंदी शब्द है। अब सुनो, आप स्नान करते समय आप बोलते हो शावर खोल देते या झरना से नहाते हैं। आप देखो बता दो कि झरना उर्दू शब्द है, जलप्रपात हिंदी शब्द है, ठीक है। ऐसी तमाम मतलब उर्दू का निर्माण कैसे हुआ था आपको पता होना चाहिए, हिंदी और फारसी मिल करके। तो ये बहुत सारे उर्दू शब्द आप अपने दैनिक जीवन में बोलते हो, फिर भी आप कहते हो कि हम हिंदी भाषित हैं। अब ये आप चलचित्र देखो पहले, अभी और सुनिए। इन अंग्रेजों ने सबसे पहले तो हमारे देश में अभी भी हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक चेतना को परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे देश के मूर्ख, हमारे देश के और महान व्यक्ति और उनका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? समझिए, आज भी कॉन्वेंट स्कूलों में हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता है। अंग्रेजी बोलने पर उस व्यक्ति की महत्ता बढ़ जाती है, उसके महत्व बढ़ जाता है। क्यों? हमारी हिंदी भाषा इतनी खराब है। हमारा अगर कोई संस्कृत बोलता है, लो आ गया पंडित, आ गया ज्ञानी, इस तरीके से, लो आ गया ज्ञान फैलने वाला। ये क्या शब्द है? क्या शब्द शैली है? अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप बोलिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप हिंदी
या फिर भारत के, चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, यानी भारत की 22 भाषाओं, उसमें संस्कृत भी शामिल है, उन सभी भाषाओं में किसी पर भी आँख उठा के आप नहीं देख सकते। आपको इसका अधिकार ही नहीं है। आप किसी भी भाषा का, किसी भी धर्म का, आपकी सबसे पहले हमारे ये संविधान में भी है कि आप किसी धर्म को आहत नहीं कर सकते। तो आप भाषा को कैसे आहत कर सकते हो, हमारी संस्कृति को कैसे आहत कर सकते हो? एक बात स्मरण रखो, अपने बुद्धि में, विवेक में डाल लो। ये अंग्रेज आए, अब ध्यान से सुनना कहानी। ये अंग्रेज आए, इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया। हमारी जो पढ़ने का कौशल था, हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास ज्ञान नहीं था। अभी आप बताओ, जिस कॉपी पे, जिस पुस्तिका पे आप लिखते हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक होते हैं, वो उसका जो पन्ना है वो पेड़ को काट के बनता है। पहले पेड़ नहीं काटा जाता था, पहले पेड़ नहीं काटा जाता था, इसलिए वो हमारा मौखिक शिक्षा में दी जाती थी। हमारे गुरुकुल में सर नहीं किया जाता था कि सर ऐसे कर दीजिए, हमारे यहाँ सीधा पाँव छू के प्रणाम किया जाता था। आज तो के स्कूलों में अगर आप पाँव छुए तो आपको दंड दिया जाता है, दंड का अधिकारी और दंड का पात्र माना जाता है। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जैसे उच्च शिक्षा व्यवस्था, जिसमें तमाम लोग विदेशों से आते थे पढ़ाई करने, उस शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया अंग्रेजों ने। आप उसको चौपट तो कर दिया, उसको बंद तो करवा दिया। अंग्रेजों से कभी आपने पूछा कि आपने क्यों किया? आप में हिम्मत ही नहीं थी, आप अभी भी नहीं पूछ सकते हैं। उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, हमारी संस्कृति को चौपट किया, हमारे धर्म को चौपट कर दिया। इतने सब कुछ चौपट करने के बाद हमें लूट लिया। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो अपनी अर्थव्यवस्था थी, उसको चौपट कर दिया। अब आप बोलोगे अर्थव्यवस्था कैसे? हमारे यहाँ पहले गैया पाली जाती थी। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें पहले गाय ना होती हो। हर घर में 4 गाय, 5 गाय। हमारे यहाँ इतना धन था, इतना सोना चांदी था कि हमारे यहाँ कोई दरिद्र, कोई भिखारी होता ही नहीं था। और नहीं तो अभी आपको हम बताएंगे, पूर्णतः बताएंगे कि ये किसने कहा, कैसे कहा, मतलब उसका पूरा लिखा हुआ उसने खुद अपने, एक अंग्रेज़ ने अपनी किताब में लिखी है, और वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट उसके संसद में दिखाया है। और अभी आगे सुनिए, हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोदी। कैसे खोदी? तो सुनो, हमारे पास जितना सोना था, चांदी, हीरा जवाहरात, तमाम मोती थे, उन सबको लूट लिया। हमारे यहाँ जो उच्च भोजन थी, जिससे पौष्टिक आहार, जिससे शक्ति मिलती हो, आज तो सब उर्वरक का कमाल है, और वो भी आर्टिफिशियल उर्वरक का, हाथ से बनाए हुए, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनाए हुए, उद्योगों में बनाए हुए, कारखानों में बनाए हुए। वैसे उद्योग से हमारी फसलें लगती है। पहले शुद्ध मिट्टी पर, सिर्फ मिट्टी पर उगाए जाते थे। अगर खाद का प्रयोग करना है तो प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता था। और अभी तो कोई यही नहीं है। उसको हमने कोने में रख दिया है। हमारी जो ज्ञान था, हमारा ज्ञान, उसको कोने में रख दिया। सबसे वैज्ञानिक भाषा, जिससे इन अंग्रेज़ों ने हमें लूट करके, और अपने आप को बोलते हैं बड़ा कि हम ऐसे किए, हमारा ये आविष्कार है, वो आविष्कार है। जो सबसे वैज्ञानिक भाषा है ना, संस्कृत, आपने उसको कोने में रख दिया, अपनी संस्कृति को कोने में रख दिया। आप अपनी संस्कृति का पालन कब करते हैं? जब कोई बड़ा त्यौहार हो। और तो और आप अपनी भाषा कब अच्छे से बोलते हैं? जब कोई भी त्यौहार हो। यहाँ तक अब तो त्यौहार में भी ये नहीं बोलते। अब तो जब हिंदी दिवस मनाया जाता है, उस दिन भी आप नहीं बोल पाते हैं। ये मतलब उस दिन भी आप पूर्णतः हिंदी नहीं बोलते। ये हमारी स्थिति हो गई है। सबसे वैज्ञानिक भाषा को हमने कोने में रख दिया। हमारा जो पौष्टिक आहार था, जिससे हमको सब कुछ मिलता था, उसको हमने अब कोने में रख दिया है। क्यों? कारण यही है कि हमें अंग्रेजों ने चौपट करके चले गए, और हम हो भी गए।
और आज भी उनका जो अभी भी जो उनके जो अंश बाकी हैं वो अंगिका जैसी कोई हो सकती है। और जैसे वो अभी आप ये करते होंगे कि बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, सब जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, आपस में लड़वाते रहते हैं। जैसे देखो अंग्रेज़ों ने पहले ये किया ना, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा देते थे ना। और आज नेता ये काम कर रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। हालांकि नेता कहलाने के लायक तो है नहीं, क्योंकि नेताजी तो एक ही हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस। और जो भी हमें हमारे लिए, हमारे देश के लिए जिन्होंने भी शहादतें दी है, अब उन शहादत, वो जो शहादत उन्होंने दी है, क्या उन्होंने यही सोचकर शहादत दी कि मेरा भारत अब पहले की तरह भारत बन के नहीं रह गया, वो बर्बाद हो जाएगा? आज स्वर्ग में अगर कोई आज स्वर्ग में हमारे भगत सिंह रोते होंगे कि हमने कैसा भारत छोड़ के गया था और आज ये कैसा बदतर भारत बनता जा रहा है, जो अपनी देश की संस्कृति को ही ना माने, आपस में ही लड़ते मरते रहे। आप ये तो जानते होंगे, ऐसा कहा जाता था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों मतलब एक गरम दल वाले थे, एक नरम दल वाले थे। क्या इन्होंने आपस में झगड़ा किया? नहीं किया। क्यों? वही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बापू के नाम से नवाजा था, मतलब उन्हीं को बापू के नाम से उनको विख्यात किया था, उनको प्रसिद्ध किया। और आप अभी भी जिन्होंने ऐसा भारत छोड़ के गया, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, उनको वन मैन आर्मी के नाम से अंग्रेज उनको बोले थे, वन मैन आर्मी। जब हिंदू और मुस्लिम लड़ते थे ना, तो उन्होंने कहा था, क्या तुम वही व्यक्ति हो, वही तुम्हारा व्यक्तित्व है जो, अगर बिहार में है, उसका उदाहरण अगर आपको लेके दिखाए तो ईद में सब लोग साथ में, ईद में सब मिल के सवैया खाते थे पहले, छठ पूजा में सब प्रसाद खाते थे, होली में दोनों रंग गुलाल से खेलते थे, ठीक है। जितने भी त्योहार थे, रंग उत्सव जो भी हो, सब कुछ एक साथ करते थे। और आज ये स्थिति आ गई है कि वो सब आपस में झगड़ा करते हैं। कारण यही है, अभी भी समय है, आप अपनी संस्कृति को चौपट होने से बचाइए। एक प्रश्न हम आप लोगों से पूछते हैं, ईसा का जन्म 2000 पहले हो गया था, आज से 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन उसके जन्म के 1500-1600 बाद जिस व्यक्ति को, जिन अंग्रेजों को खाना खाने तक का संस्कार नहीं पता था, वो आखिर 15वीं शताब्दी के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े बड़े आविष्कार करने लगे? कैसे क्या करने लगे? ये आपके समक्ष है कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। चाहे वो आइंस्टाइन हो, मतलब जितने भी न्यूटन हो, और भी तमाम, वो मतलब न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, एडिशन हो, जो भी है, मतलब जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की है, वो सभी यहीं से क्यों, मतलब उन्हीं 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद क्यों उनका ये होते रहा कि मतलब वो 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद ही इतना बड़ा आविष्कार क्यों कर पाए, उसके पहले क्यों नहीं? प्रश्न ये है। अब हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। आइंस्टाइन कहते थे कि हम उपनिषदों से बहुत प्रभावित थे। उपनिषद कहाँ का? भारत का। टेस्ला कहता था कि हम स्वामी विवेकानंद से मिल रहे थे, ठीक है, उनसे प्रभावित थे, उनके ज्ञान से प्रभावित थे। और भी तमाम ऐसे है, जिसने परमाणु बम बनाया वो भगवत गीता के श्लोकों से प्रभावित था। भगवत गीता में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया, वो उससे बनाया है। मतलब वो हमारे यहाँ से, उन्होंने क्या किया, इस पर आप स्वयं विचार कीजिए। अब दूसरी बात आप सुनिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक मैं पेज दिखाता हूँ, आप वो पेज पहले पूरा पढ़िए, उसके बाद आप वीडियो आगे देखिए। पढ़ लिया? अब सुनो, ये जो कथन है ये लॉर्ड मैकॉलिक का है। मैकॉलिक जो है वो सबसे पहले क्या करता है कि वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाकर ये देता है, और उसमें क्या लिखा होता है, वो कहता है, मैं भारत का कोना कोना घुमा हूँ, इंच इंच घुमा हूँ, लेकिन मुझे भारत में एक भी भिखारी नहीं दिखा, ना ही कोई चोर दिखा, डाकू लुटेरे जो भी हैं, मतलब
चोर और भिखारी, एक भी भिखारी और चोर मुझे यहाँ नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे भैया? आज देखो सड़कों पर लोग भिक्षा मांगते हैं। क्यों? आज उनके पास आज ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि भारत में 3 लाख व्यक्ति, 3 लाख बच्चे, बूढ़े जो भी है, 3 लाख आदमी प्रति वर्ष सिर्फ भूखमरी से मरते हैं। जो देश सबसे समृद्ध देश था, जो देश दुनिया के 35% लोगों का पेट भरता है, जो उसी की यह स्थिति है कि आज उसके ही देश में प्रति वर्ष 3 लाख व्यक्ति मरते हैं। ऐसा क्यों? इन्होंने ये जो इसने ये जाना, इसने ये लिखा उसमें उस अपने पत्र में, जिसने ब्रिटेन के संसद को दिया, उसने उसमें और क्या लिखा था? वो कहा कि हमें अगर इस भारत देश पर शासन करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि जो हमें इनसे प्रभावित कर दे। अर्थ स्पष्ट है कि ये जो है इनको कुछ ऐसा दे दो, यानी हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो इनको ऐसा लगे कि हमसे लेकर के ये अपना बहुत अच्छा चीज़ दे रहे हैं। और इन्होंने दे दिया अंग्रेजी भाषा। इसने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया जाए, है ना। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ करके उसको बर्बाद करके हमारे ऊपर ये किए। पहले कितना अच्छा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। पहले क्या होता था कि देखो, हम बताते तुमको। आज चाहे हम हो, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ या आप हो, जैसे देखो आज आप में जितनी शक्ति है, आपसे दोगुनी शक्ति आपके माता पिता में इस उम्र में थी, क्योंकि उस समय का खान पान ऐसा था, उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी, ठीक है। और जो देहात के बच्चे, जैसे मैं देहात से हूँ, मैं गांव देहात से हूँ, उनमें अभी भी उतनी क्षमता होती है, लेकिन उतनी क्षमता नहीं होती है जितना पहले होते थे। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में क्या था? हमारे यहाँ अभी आज जो लाख 2-2 लाख फीस मांगते हैं वो नहीं था। हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा दिया जाता था, हमारे यहाँ फीस नहीं दिया जाता था। दूसरी बात, आज एक पीरियड खेलने के लिए अगर आपको खेलने के लिए मिलता है तो आप बहुत सारे लड़कियों में ये खास देखता हूँ मैं कि आप मतलब कभी गप कर रहे हैं, टहलने, आपको खेलने को मिला है, आप खेलिए, तो खेलने के बाद उनका ये हाल हो जाता है सबका। पहले नहीं होता था, सब अब बहुत आसानी से, शीघ्रता से थक जाते हैं, पहले का नहीं होता था। इसका श्रेय हमारी शिक्षा व्यवस्था को जाता है। अभी भी भारत में गुरुकुल बचा है। इस विद्यालय का एक विद्यार्थी क्या उस विद्यालय के उस गुरुकुल के बच्चे को टक्कर दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया, साथ में उसको शारीरिक श्रम करवाया गया। और यहाँ आपको अगर शारीरिक श्रम के लिए एक कालांश दिया जाता है तो उसमें आपको तो गपशप करना है, गप्पे लड़ाने हैं, वार्ता करनी है, तो भुगतो ये परिणाम। मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।